हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मंथन स्मार्ट क्लास। फ्रेंड्स, स्वतंत्रता आंदोलन का हम 2 लेक्चर डाल चुके हैं। ये तीसरा लेक्चर है। आपने नहीं देखा है तो उससे जाके वॉच कर लीजिए। हम कहाँ तक पढ़ा चुके थे? हम बता चुके थे कि नेहरू रिपोर्ट के बारे में और इन सब चीज़ों के बारे में बता चुके थे। और हमारा जो आज स्टार्ट करना था वो सबने अवज्ञा आंदोलन से स्टार्ट करना था। तो ये क्यों स्टार्ट किया था? गांधी जी ने अपने पत्रिका में यंग इंडिया जो था उनकी पत्रिका, उसमें इन्होंने 11 सूत्री मांग की थी। लेकिन क्या होता है कि उसको जो है अस्वीकार कर दिया जाता है। उसमें क्या होता है कि उसमें कुछ शर्त गांधी जी ने रखी थी, जैसे कि वो चाहते थे कि कुछ चीज़ें थी, जैसे जो भारतीय थे इनको आत्मरक्षा के लिए हथियार देने का लाइसेंस। तो कुछ इस तरीके से 11 सूत्री मांग इन्होंने रखी थी। लेकिन जो इरविन था वो इसको अस्वीकार कर दिया। फिर ये जो है सबने अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर देते हैं। और इसमें क्या होता है अब हम देखते हैं। सबने अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट होने से पहले लाहौर में कांग्रेस अधिवेशन में इसकी सहमति ले ली जाती है। और फिर ये 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च स्टार्ट हो जाता है। दांडी मार्च फ्रेंड्स साबरमती आश्रम से अहमदाबाद से स्टार्ट होता है और इसमें लगभग 78 लोग होते हैं। 78 लोग। इसका टारगेट केवल नमक कानून न तोड़ना था, बल्कि ये भी था कि रास्ते में जितने भी लोग मिलते गए उन्हें जागरूक करते चलें कि ये ब्रिटिश शासन जो है किस तरीके से हम लोगों को आतंकित कर रही है। तो इसका टारगेट सिर्फ नमक कानून तोड़ना नहीं था, बल्कि लोगों में जागरूकता फैलाना भी था। तो हम ध्यान रखेंगे, ये जो डेटा है हमसे पूछा जाता है, 78 लोग इसमें शामिल थे। कितने थे? 78 लोग शामिल थे। अगर हम बात करें तो गुजरात के सर्वाधिक थे। कहाँ के? गुजरात के सर्वाधिक थे। कितने थे? कम से कम 31 लोग थे। ठीक है, तो इस चीज़ को भी हम याद रखेंगे। और ये 24 दिन की यात्रा हुई थी। कितने दिन की? 24 दिन की यात्रा हुई थी। और इसमें जो है अगर हम दूरी की बात करें तो लगभग 390 किलोमीटर की दूरी इन लोगों ने तय की थी। और ये 6 अप्रैल 1930 को पहुंच जाते हैं। और नमक गांधी जो है जी जो थे वो नमक बनाकर नमक कानून जो था उसको भंग कर देते हैं। और इसको भंग करने के दौरान तुरंत ही सबने अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की हम बात करें तो इसके शब्द से ही पता चलता है। सविनय विनय के साथ अवज्ञा, यानी कि आज्ञा नहीं मानेंगे। तो गांधी जी जो थे वो हिंसा के विरोधी थे और उन्होंने साफ तौर से इस आंदोलन में कहा, जैसा कि शब्द से भी पता चलता है, कि हम विनय के साथ आप जो है आपकी आज्ञा नहीं मानेंगे। सविनय अवज्ञा। ठीक है, इस तरीके से हम याद रखेंगे। जो गांधी जी का ये सफ़र था, ये जो यात्रा था, सुभाष चंद्र बोस ने इनकी तुलना, इस यात्रा की तुलना नेपोलियन से की थी। जो नेपोलियन ने एल्बा से पेरिस तक की थी, उस यात्रा की तुलना इससे की थी। किससे? मतलब जो महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किया था, दांडी यात्रा किया था, इसका तुलना नेपोलियन के एल्बा पेरिस से जो यात्रा की थी उससे की थी। तो ये भी क्वेश्चन बनता है, हम याद रखेंगे। इसके अलावा ये आंदोलन जो था बहुत ही व्यापक तरीके से चारों तरफ फैल चुका था। और फ्रेंड्स, फिर क्या होता है कि एक खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवक संघ, एक डेटा और भी आप याद रख सकते हैं कि ये भारत रत्न पाने वाले प्रथम विदेशी नागरिक थे। ये जो थे अपने देश के नहीं थे, ये बाद में नागरिकता ग्रहण कर लिए थे। भारत रत्न जो है हमारे देश का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। तो हम एक तरीके से ये इस डेटा को हम कनेक्ट करते हुए याद करें तो बहुत सारे डेटा हमें याद होंगे। तो अगर प्रथम की बात करेंगे तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। महिलाओं में बात करें तो इंदिरा गांधी थी। लेकिन अगर प्रथम विदेशी की बात करेंगे तो खान अब्दुल गफ्फर खां थे, जिन्होंने खुदाई खिदमतगार नामक का संगठन स्थापित की थी। और इनको एक नाम से और भी जाना जाता है, लाल कुर्ती के नाम से। तो याद रखेंगे। इसके अलावा पूर्वी भारत में मणिपुर में एक 13 वर्षीय
एक जनजाति थी, नागा जनजाति थी और 13 साल की थी गिडविनलू। और इसने क्या किया था कि इसी आंदोलन के थ्रू बहुत ही बड़ा आंदोलन स्टार्ट किया था जिसका नाम था जियातरंग आंदोलन, जिसकी जो है तारीफ जवाहरलाल नेहरू ने बहुत ही की थी। तो इस तरीके से हम ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। इसके अलावा जब असहयोग आंदोलन समाप्त होता है धीरे धीरे, जब वो हो जाता है, पूना समझौता हो जाता है, उसके बाद क्या होता है कि महात्मा गांधी जो होते हैं वो हरिजनों के उत्थान के लिए काम करना स्टार्ट कर देते हैं। वो रचनात्मक कार्य करने लगते हैं। जब इनका सबने अवज्ञा आंदोलन समाप्त होने लगता है तो वो कुछ रचनात्मक कार्यों को अंजाम देते हैं। तो किस तरीके का रचनात्मक कार्य करते हैं वो वैसे फ्रेंड्स, हरिजन शब्द जो था, हालांकि हम जानते हैं कि जो भीमराव अंबेडकर थे वो हरिजनों के लिए बहुत कुछ किए और आमतौर पे उनको ही जाना जाता है, लेकिन हम याद रखेंगे जो हरिजन वर्ड्स था, अछूतों को महात्मा गांधी जी ने कहा था। हरिजन इसलिए कहा था क्योंकि उन्होंने इस बात से सम्मानित किया था कि हरि के जन हैं, हरि की जो है भगवान के जो हैं ये जन हैं, तो इस तरीके से सम्मान किया था। और इनके उत्थान के लिए कई सारी चीज़ें स्थापना की थी, जैसे अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना, ये 1932 में हुआ था। कब हुआ था? 1932 में, हम याद रखेंगे। और किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। इसके अलावा इन्होंने हरिजन नामक एक पत्रिका भी लिखा था और पत्रिका भी शुरू की थी, तो हम याद रखेंगे। और अगर हम बात करें सबने अवज्ञा आंदोलन के बारे में, तो इसमें महिलाओं ने सर्वाधिक, हम बात करें तो इस आंदोलन में महिलाओं ने सर्वाधिक भाग लिया था। हमारे कहने का मतलब है इस आंदोलन में जो था अन्य आंदोलनों के अपेक्षा इसमें महिलाएं बढ़ चढ़ के भाग ली थीं। महात्मा गांधी भी इस चीज़ को महिलाओं को खुलेआम आंदोलन में आने को कहा, क्योंकि वो इस चीज़ को मानते थे, कहते थे कि जो महिलाओं में त्याग की भावना होती है और जो दुख सहने की क्षमता होती है वो पुरुषों की तुलना में अधिक होती है। तो इस चीज़ को जो है, तो इस तरीके से महात्मा गांधी मानते थे कि महिलाएं जो हैं ज़्यादा मतलब सहने की क्षमता पुरुषों की तुलना में अधिक होती है, इस चीज़ को मानते थे। और महिलाएं जो थीं इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ली थीं। फ्रेंड्स, अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं गोलमेज सम्मेलन के बारे में, क्योंकि जब ये सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया था तो ये लोग जो थे, ब्रिटिश लोग थे, काफ़ी आतंकित थे और इस चीज़ को वो चाहते थे कि सम्मेलन हो उसमें बहला फुसला लिया जाएगा। तो जो प्रथम ये हमारा सम्मेलन है बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये डेट आप याद रखिए। फर्स्ट सम्मेलन जो हुआ था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1930 को हुआ था और इसमें 89 भारतीय जो थे शामिल थे, लेकिन एक भी कांग्रेस के लोग इसमें शामिल नहीं थे, एक भी कांग्रेस के लोग शामिल नहीं थे। खास बात ये है। और बात करें कि इस सम्मेलन के दौरान जो ब्रिटिश पीएम थे जो अध्यक्षता किए थे वो रैमजे मैकडोनाल्ड किए थे। किसने किया था? रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था, जो कि उस टाइम के ब्रिटिश पीएम भी थे। इसके अलावा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में यूं ही अब इसमें हम बात करें तो ना तो इसमें कांग्रेस आता है ना फर्स्ट में आता है, सेकंड में आते हैं लोग, तो यूं ही नहीं आ जाते हैं। अभी जब हम गांधी इरविन समझौता पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि क्यों गांधी आए थे। जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 को, इसमें क्या होता है कि इसमें न केवल गांधी जी बल्कि सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, ये सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ये भी हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जो थे वो राजपुताना नामक जहाज से गए थे और ये जो ठहरे थे वो किंग्सले हॉल में ठहरे थे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इसलिए मैंने इंक्लूड करना उचित समझा। और ये क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि महात्मा गांधी को काफ़ी बहलाने फुसलाने का काम किया जाता है। जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वो ऐसे एकमात्र भारतीय थे जो
तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। और हम महात्मा गांधी की बात करें तो सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लिए थे। और तीसरा जब गोलमेज सम्मेलन हुआ इसका तो कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया था और जो अंबेडकर थे वो जो है अपना अलग निर्वाचन मंडल मांग रहे थे, जो कि इस बात का गांधी जी ने वहाँ पर विरोध किया था। हालांकि इसमें कुछ भी नहीं होता है, गांधी जी वापस आते हैं 1932 में और फिर क्या होता है, जैसे ही वो वापस जाते हैं तमाम लोग उनके स्वागत के लिए जाते हैं। उन्होंने कहा था कि हम भले ही खाली हाथ आए हैं लेकिन अपने देश को दांव पे नहीं लगाए हैं। तो इस तरीके से हम याद रखेंगे ये तीनों गोलमेज सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहला जो है 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में, तीसरा 1932 में। और 1932 में तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन था इसको भी कांग्रेस ने बहिष्कार किया था। पहले में तो शामिल ही नहीं हुई थी और तीसरे को बहिष्कार कर दिया था और दूसरे में गए थे तो वो शर्त के हिसाब से गए थे, चूँकि गांधी-इरविन समझौता में महात्मा गांधी इस पे जो है स्वीकृति दी थी। गांधी-इरविन समझौता क्या था, इसमें क्या क्या हुआ था, अब इसके बारे में थोड़ा सा। सबने अवज्ञा आंदोलन का विस्तृत रूप देखकर इसके विस्तार से जो ब्रिटिश थे वो काफ़ी मतलब परेशान थे और उन्होंने क्या किया कि गांधी को रिहा किया और इनके साथ कुछ समझौते किए। तो इस समझौते में क्या था इसको हम थोड़ा सा जानते हैं। इसमें जो था उन्होंने शर्त लगाया, ये डेट हम याद रखेंगे, सबने अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था तो 1930 में। और जो ये था अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना 1932 में। और ये डेट आप जो गोलमेज सम्मेलन से रिलेटेड है ये हिस्ट्री में जो ये डेटा है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो कि हम इसमें इंक्लूड किए हैं। और गांधी-इरविन समझौता जो हुआ था वो हुआ था 5 मार्च 1931 को। इसमें ये कहा था, इरविन के साथ जो है गांधी का समझौता हुआ था और इसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें कहा था कि सबने अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया जाना है, तो इस पे स्वीकृति दिया गया। और महात्मा गांधी ने कहा कि जितने भी मतलब ये बंदी हैं जिनको गलत आरोप लगा के बंद किया गया है इनको रिहा किया जाए, इस पे स्वीकृति मिली। और उन्होंने कहा था गांधी जी ने विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने का प्रदर्शन करने की अनुमति दी जाए, तो इस पे हुआ था हस्ताक्षर। और एक ये भी था कि समुद्र के किनारे जो लोग रहते हैं वो बिना कर दिए नमक बनाएंगे, इस पे भी अनुमति उन्होंने ली। और ये भी अनुमति थी। इसके अलावा बहुत सारे समझौते थे जो दोनों के बीच हुई। और जो द्वितीय था, जो पांचवा था वो ये था कि गोलमेज सम्मेलन में सहमति, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी इसमें शामिल होंगे, इस पे उन्होंने सहमति जताई। इस समझौते से काफ़ी लोग जो है निराश हुए थे। इधर जनता में भी बहुत निराशा फैल चुकी थी। क्योंकि भगत सिंह, राजगुरु और जितने भी लोग मतलब ये थे ये चाहते थे कि इनकी भी बात जो है गांधी को करना चाहिए था और इनकी फांसी रुकवानी चाहिए थी। हालांकि गांधी जी बात भी किए थे लेकिन लोग जो है गांधी जी इसको रुकवा ना सके, इस वजह से लोगों ने बहुत ही ज़्यादा आलोचना की गांधी जी की। बहुत जनता जो थी वो विरोध की। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि लगता है कि जब ये जो था कि पूरे स्वराज्य को लक्षित करते हुए गांधी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा समझौता नहीं करना चाहिए। इसमें सिर्फ इतना ही समझौता नहीं है, और भी समझौता था जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने इसमें इंक्लूड किया है। तो बहुत सारी चीज़ें थीं जो उन्होंने समझौता किया था। तो लोगों में निराशा की भावना जगी कि ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। तो लोगों का ऐसा भी विश्वास उठने लगा कि लगता है गांधी जी के बस की बात नहीं है, और लोगों ने घोर विरोध भी किया था। तो इस विरोध में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है पर गांधीवादी नहीं मरेगा, तो ये बात भी कही थी उन्होंने। अब फ्रेंड्स हम जानते हैं सांप्रदायिक पंचायत क्या था।
16 अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पंचायत की मतलब स्थापना हुई थी। इसमें क्या हुआ था, सांप्रदायिक पंचायत में क्या हुआ था, तो इसमें जो लोग थे, ब्रिटिश लोग थे, वो सबको अलग अलग चुनाव क्षेत्र दे दिए थे, निर्वाचन मंडल दे दिए थे। मुसलमान को अलग, यूरोपी को अलग, सिख को अलग, और सिख मतदाता को अलग, दलित क्षेत्र के जो थे अछूत लोग थे उनको अलग। तो महात्मा गांधी जी जो थे इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा निराश हुए। उन्होंने कहा अगर मुझे जीवन देकर इसको विरोध करना है तो मैं अपना जीवन देकर भी करूँगा, लेकिन हम इसको कभी भी अस्वीकार नहीं करेंगे। और जहाँ यरौदा जेल के पास ही उन्होंने भूख हड़ताल स्टार्ट कर दिया कि हम जो है इसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से जो है लोगों में संघर्ष उत्पन्न होता और एकता की भावना हम नहीं देख सकते थे। तो इसलिए गांधी जी ने इसका विरोध किया। फिर क्या होता है कि जब गांधी जी बिना कुछ खाए पिए अनशन पे बैठ गए तो लोगों में जो है बहुत ही ज़्यादा हड़कंप मच गया था। छठे दिन क्या होता है, अंबेडकर जी तो बहुत ही खुश थे, क्योंकि वो तो पहले से ही इसमें तीनों गोल में सम्मेलन में इसीलिए भाग ले रहे थे, इस चीज़ की मांग कर रहे थे। लेकिन जो इस चीज़ पे विरोध किए थे, हालांकि द्वितीय गोल में सम्मेलन में जब इन्होंने मांगी थी, जो हमारे अंबेडकर थे, इन्होंने मांगा था चुनाव क्षेत्र अलग, तो मतलब निर्वाचन मंडल मांगा था दलितों के लिए, तो इस पे गांधी जी विरोध किए थे उस टाइम भी। लेकिन जब मिल जाता है तो प्रसन्न हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि गांधी जी इसका विरोध करते हैं और अनशन पे बैठ जाते हैं। और जब ये छठे दिन क्या होता है, 6 दिन तक वो भूखे रहते हैं। छठे दिन अंबेडकर जो है इनसे मिलने आते हैं और फिर इनके बीच जो समझौता होता है उसे हम पूना पैक्ट या पूना समझौता भी कहते हैं, क्योंकि 1932 में हुआ था। इस डेट को भी हम याद रखेंगे। तो इसमें काफ़ी कुछ हुआ था। इसके बाद हम एक घटना ये भी याद रखेंगे, कांग्रेस का त्रिपुरी 1938 के कांग्रेस अधिवेशन जब हुआ था तो उसमें सुभाष चंद्र बोस जो थे वो निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए थे। फिर क्या होता है कि 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र जी जो होते हैं और गांधी जी के द्वारा समर्थित, यानी कि गांधी जी मानते थे कि हम ना कि पट्टाभी सीतारामैया को हम खड़ा कर रहे हैं, बल्कि ये समझ लीजिए मैं खड़ा हो रहा हूँ। मतलब ये होने के बाद भी क्या होता है कि इतने बड़े सक्सेस थे महात्मा गांधी, ये हार जाते हैं पट्टाभी सीतारामैया और सुभाष चंद्र बोस जो है वो जीत जाते हैं। फिर क्या होता है कि महात्मा गांधी कहते हैं ये ना केवल पट्टाभी सीतारामैया की हार है बल्कि ये मेरी हार है। फिर दोनों के बीच क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी जी के बीच जो है थोड़ा सा मतभेद हो जाता है। सुभाष चंद्र बोस जो है मतभेद होने के दौरान क्या होता है कि ये अपना उस वहाँ से पद जो है त्याग पत्र दे देते हैं और जाके फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। और फिर इसके अध्यक्षता जो है फिर राजेंद्र प्रसाद करते हैं। तो इस तरीके से त्रिपुरी संकट क्या था हमने समझा, कब हुआ था, 1939 में। नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, अब ये जो क्रिप्स मिशन है क्यों आया था इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। फ्रेंड्स, आपको याद हो तो ये जो ड्यूरेशन था 1939 से 1945। 1939 में विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वार की बात कर रहे हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार का तो आपको पता ही होगा, 1914 से 1918। हालांकि इसके बारे में हम जो है बहुत अच्छे से विस्तृत तरीके से जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो बताएंगे, लेकिन हम जो है अभी इसको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसका बगैर चर्चा किए हम क्रिप्स मिशन बताएंगे तो आपको शायद समझ में ना आए, इसलिए हम इसको बताना उचित समझे। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो था 1939 में स्टार्ट हो गया था और ख़त्म 1945 को हुआ था। फ्रेंड्स, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो हम जानते हैं 2 राष्ट्रों में बटे हुए थे। एक तो मित्र राष्ट्र था और एक जो था धुरी राष्ट्र में बटा हुआ था।
फ्रेंड्स, जो मित्र राष्ट्र में थे वो उसमें काफ़ी पावरफुल देश थे, जैसे कि अमेरिका हुआ, फ्रांस हुआ, रूस हुआ, चीन हुआ। ये मित्र राष्ट्र, ब्रिटेन हुआ, ये मित्र राष्ट्र के हिस्सा थे। और जो धुरी राष्ट्र के थे वो जापान, जर्मनी वगैरह थे। तो जब जापान की शक्ति अमेरिका ने देखी कि किस तरीके से बढ़ती हुई आ रही है, तो इसने ब्रिटेन पे, अमेरिका ने ब्रिटेन पे दबाव बनाया कि जो है आप जो है भारत को आज़ाद कर दीजिए। उनसे भारत से सहयोग लेने के लिए कहा। लेकिन क्या होता है फ्रेंड्स कि जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन जो था, ब्रिटेन पर दबाव बनाता है अमेरिका, तो फिर वो क्रिप्स मिशन भेजता है। जो भारत के लोग थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने कहा बहुत अच्छा टाइम है। ब्रिटेन जो था बहुत ही ज़्यादा उस टाइम परेशान था उस ड्यूरेशन में। उधर अमेरिका भी दबाव बना रहा था, उधर जापान की जो शक्तियाँ बढ़ती आ रही थी इस चीज़ से भी, और इधर भारत में भी काफ़ी मतलब लोग आतंकित कर रहे थे, तोड़फोड़ मचा रहे थे, तो काफ़ी परेशान थे। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि ये बहुत अच्छा टाइम है कि हम ले लेते हैं। लेकिन जो महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू वगैरह थे नरम दल के, ये चाहते थे कि नहीं, जो हमारा शत्रु है इस समय विपत्ति के समय है, और विपत्ति के समय जो है हम आज़ादी नहीं लेंगे इनसे, हम जो है इस तरीके से इसको परेशान नहीं करेंगे। तो फिर क्या होता है फ्रेंड्स कि जब दबाव बनाता है तो ये क्रिप्स मिशन भेजते हैं, और क्रिप्स मिशन में आज़ादी नाम की कोई बात ही नहीं थी। मतलब कहीं भी सत्ता देने की बात ही नहीं थी। और गांधी जी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा, पोस्ट डेटेड चेक कह के संज्ञा दी। मतलब इसमें कोई आज़ादी नाम की बात नहीं थी। इसको बस हम इतना याद रखेंगे कि ये विंस्टन चर्चिल ने भेजा था, जो कि उस टाइम ब्रिटेन के पीएम थे, और ये स्ट्रैटफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में भेजा था। तो क्यों भेजा था आपको रीज़न पता है। इस तरीके से फिर क्या होता है कि इधर जापान को भी, और इसके अलावा फ्रेंड्स 1942 में ही क्या करता है कि बिना भारत से पूछे ही भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लेता है ब्रिटेन। इससे जो है महात्मा गांधी जो थे वो काफ़ी आतंकित हुए। फिर क्या होता है फ्रेंड्स, उसको शामिल कर लेता है। फिर महात्मा गांधी जो है जापान की बढ़ती हुई शक्ति को भी देखकर थोड़ा सा भयभीत होते हैं, और कस के जो है आंदोलन स्टार्ट होता है। भारत छोड़ो आंदोलन जो था बहुत ही व्यापक तरीके से भारत में जो है विस्तृत होने लगा। इस आंदोलन के आरंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी को गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। गांधी जी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, साथ में सरोजिनी नायडू भी गिरफ्तार करके पूना के आगा खां पैलेस में रखे जाते हैं। और जो प्रधान सेनापति होते हैं वो मतलब उस टाइम के जो भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस टाइम जो प्रधान सेनापति थे अंग्रेज के वो लॉर्ड बेवल थे, और इंग्लैंड के जो पीएम थे वो विंस्टन चर्चिल थे। तो हम इस चीज़ को याद रखेंगे, और इसके बारे में हम और विस्तृत तरीके से बताएंगे। अभी बस इतना ही याद रखिए। नेक्स्ट जो है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में इन्होंने की थी सुभाष चंद्र बोस ने। हालांकि इसका गठन जो है कैप्टन मोहन सिंह ने की थी, लेकिन इसका नेतृत्व जो था वो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। कब किया था? तो 1942 में। इस तरीके से हम याद रखेंगे और आगे का क्रम हम आगे पढ़ाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।